नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो अपना टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। फर्स्ट पार्ट हो गया था, अभी सेकंड पार्ट अपन लेके आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बिना कोई समय गंवाए देखिए। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना कि ग्रेफाइट को, मैंने आपको वैसे जब फ्लोरीन पढ़ाया था तब मैंने शायद बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि जब ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब क्या बनता है, फ्लोरीन बनता है। यह बताया था ना ये चीज, ग्रेफाइट, इलेक्ट्रिक आर्क और अक्रिय जैसे ऑर्गन वगैरह, तब क्या बनेगा, फ्लोरीन बनेगा। क्या बनेगा, फ्लोरीन बनेगा। 32 देखिए, मतलब 30 तक अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने नेक्स्ट यहीं से नंबर लगा दिया ताकि आपके जो भी पूरे नंबर है वो एक साथ ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यूनिक है क्या, एक नंबर हो करो मां साहब। हाँ, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उष्मा गतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी है। नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उष्मा गतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप कौन सा है। तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन या कार्बन ब्लैक। उष्मा गतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, ग्रेफाइट है। कौन सा है, ग्रेफाइट। कौन सा है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 32, उष्मा गतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, ग्रेफाइट है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, निम्न में से कार्बन के अपर रूप का चयन करो रे। ठीक है, ग्रेफीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कार्बोरंडम या डायमंड या कार्बाइन। ठीक है, देखिए फ्लोरीन तो है, डायमंड भी है। ठीक है, लेकिन ग्रेफीन अभी अपन ने क्या पढ़ा था, मिश्र धातु है ना। ठीक है, एक मिनट हो। ठीक है, तो देखिए ग्रेफीन, फ्लोरीन, कार्बोरंडम या डायमंड, ठीक है, या कार्बाइन। तो यहां पर जो ऑप्शन है, ग्रेफीन, फ्लोरीन भी है, डायमंड भी है और कार्बाइन भी है। ठीक है, कार्बोरंडम जो है वो इसका अपर रूप नहीं है। ठीक है, और ग्रेफीन है ना, वो भी कार्बन की है तो मिश्र धातु। ध्यान रखना, कार्बन की है तो मिश्र धातु, लेकिन अपर रूप के रूप में भी काम करती है। किस रूप में, अपर रूप के जैसे भी ये काम करती है। तो ध्यान रखना, ये वाला नहीं है। ठीक है, 1 2 4 5, ग्रेफीन मिश्र धातु है कार्बन की, लेकिन अपर रूप के जैसे काम करती है। अगर यहां पर ये ऑप्शन नहीं आता ना तो इसको नहीं गिनते। ठीक है ना, ये मिश्र धातु में भी अगर ऑप्शन ना जाए तो सही करना है, अपर रूप में भी जाए तो सही करना है। ठीक है, वैसे ऐसे कंफ्यूजन वाले नहीं देंगे, चिंता मत करो। तो ध्यान रखना, देखो फ्लोरीन तो है ही है, डायमंड भी है और कार्बाइन भी है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, अपर रूप किसके, कार्बन के। ठीक है, कार्बोरंडम नहीं है। ठीक है, 34 देखो, भोजन बनाते समय जो बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। ठीक है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, भोजन सही तरीके से नहीं पका या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ध्यान रखना, जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो उसमें से काला धुआं निकलता है, और जब काला धुआं निकलेगा तो उस बर्तन की तली कैसी हो जाएगी रे, काली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, काली। 35 ये कह रहा है फ्रियोन 12 का सूत्र है। फ्रियोन 12 का सूत्र है। ठीक है, देखो अपन ने भाई फॉर्मूला तो अपन को पता है, ठीक है ना, और अपन ने इसका बनाना भी सीखा है। फ्रियोन क्या होती है रे, फ्रियोन होता क्या है, फ्रियोन XYZ। अब अपने को क्या, X क्या है, कार्बन की संख्या -1। ठीक है, Y क्या है, 1। ठीक है, और Z क्या है, फ्लोरीन की संख्या। क्या है, फ्लोरीन की संख्या। अब देखो चेक करते हैं,
कार्बन की संख्या ये क्या कह रहा है 12 है ना, तो कार्बन की संख्या -1, ठीक है, यानी 0 1 2। यहां पे कितना आएगा रे, एक कार्बन आएगा ना, ये एक कार्बन। फिर ये कह रहा है कि फ्लोरीन की संख्या, सॉरी ये तो है हाइड्रोजन की संख्या, फिर ये है फ्लोरीन की संख्या देखो कितनी है, 2 है, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा रे, Cl2। तो ध्यान रखना CF2Cl2 फ्रियोन 12 का सूत्र है, ये फ्रियोन 12 का सूत्र है। आप इससे चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है, इसलिए अपने ये फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। 35 के बाद देखो 36, प्रोपेन के अणु में CH, देखो प्रोपेन 1 2 3, CH3 CH2 CH3, ये है प्रोपेन। अब कार्बन कितने रे, 3, और हाइड्रोजन कितने देखो 3 3 6 6 2 8। CH बंधों का अनुपात है, प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंध और CH बंध का अनुपात है, कार्बन कार्बन बंध कितने हैं, 3 है। अगर इसको ऐसे बना ले अपन CCC, देखो कार्बन कार्बन बंध कितने, 1 2 3, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन बंध 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3:8 है, ऑप्शन ही नहीं है। CC बंधों का CC बंध कितने हैं, 1 2 ही है रे, सॉरी CC बंध कितने हैं, 2 ही है, तो 1:4 कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 1:4। कार्बन 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 कार्बन, तो कार्बन कार्बन वाले बंध कितने हैं, 2, बाकी 8 कौन से हैं, CH वाले, ठीक है। 37 देखो, ये हाइड्रोकार्बन, इसका नाम क्या है, पेंटेन नहीं है क्या, C5H10 या पेंटीन, तो बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पे जोड़ो रे, कितने हो गए, 6, पीछे कितने बचे, 4 बचे ना, तीन 3 6 7 8 9, यहां पे कर दो 1, ठीक है। अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई अभी तक, क्योंकि 1 2 3 ही बढ़, कितनी हो गई, 1 और पीछे 2 और ये 3, ठीक है ना, तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, तो यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब इसकी वैलेंसी पूरी हुई भाई, ये जो कार्बन है एक तो पीछे वाले से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक आगे वाले से, तो कितनी वैलेंसी हुई, 3, होती कितनी है, 4, तो क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब 3 और 1 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर 1 इन दोनों के बीच में 1 2, फिर हाइड्रोजन 3, पीछे 4, सबकी वैलेंसी पूरी है, डबल बॉन्ड आ गया, कौन है, पेंटीन है, कौन है, पेंटीन है। ध्यान रखना, बना के देख लेना, हाइड्रोजन लगा के देख लेना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ध्यान रखना, जीव भार। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कौन है, जीव भार है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कौन है, जीव भार है, ठीक है। उसके बाद देखो 39, ये कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यह उत्प्रेरक हो सकता है। देखो हाइड्रोजनीकरण नहीं है क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर, हाइड्रोजनीकरण अपने वसा का संतृप्तिकरण भी करवाया था, निकल और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ध्यान रखना, तो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, निकल। कौन सा काम में आता है, निकल। इसको संतृप्तिकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्ति। देखो असंतृप्त से क्या हो रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो कौन सा कहलाएगा, संतृप्तिकरण। तो डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि संतृप्तिकरण के अंदर कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, तो निकल। कौन, 40 का देखो, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है।
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का, चक्रीय यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बनों का, या एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो ध्यान रखना कि ये जो मोमबत्ती के लिए जो अपन मोम काम में लेते हैं, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का होता है। किसका होता है? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब अचक्रीय, एलिफेटिक का मतलब अचक्रीय, ठीक है। उसके बाद देखो, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किसको प्रयोग में लेते रहे? बताओ। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादक में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ध्यान रखना कौन सा अम्ल है रे? H2SO4। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग? बिल्कुल H2SO4, ठीक है, ध्यान रखना। 42 दिक्कत है। हाँ, 42वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? देखो, किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? एलिफेटिक का मतलब रे विवृत श्रृंखला, यानी जो खुली चेन होती है ना, वो एलिफेटिक होती है। क्या होती है? एलिफेटिक, ठीक है। एक होता है संवृत, एक होता है विवृत, ठीक है ना। संवृत के अंदर क्या होता है? विवृत के अंदर खुली हुई श्रृंखला, संवृत के अंदर चक्रीय श्रृंखला होती है। उस संवृत के अंदर भी एक होता है एलिसाइक्लिक, जो एलिफेटिक होता है, एक होता है एरोमेटिक, ठीक है ना। एरोमेटिक के अंदर बेंजीन वगैरह आते हैं, ठीक है ना, यानी जिनके अंदर ऐसी संरचना होती है ना, इस प्रकार से डबल बॉन्ड अल्टरनेट में लगे हुए होते हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में लगे हुए होते हैं, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कहलाते हैं। और जो एरोमेटिक होते हैं वो काले धुएं के साथ जलते हैं और कैंसर जन्य है, कैंसर होता है इनकी वजह से। ध्यान रखना। तो कौन है? किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफेटिक, यानी जो खुली हुई श्रृंखलाएं हैं कार्बन की, जो खुली हुई श्रृंखला, उसका जन्मदाता कौन है? मीथेन। भाई सबसे पहली बात, मीथेन के अंदर एक कार्बन ही है, इस प्रकार से, ठीक है, यानी शुरुआती कार्बन कौन सा है? अब ये चाहेगा तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो शुरुआती कौन है? मीथेन है। कौन है? मीथेन। ये कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस, मस्टर्ड गैस, पायरीन या पायरॉल? ध्यान रखना, CCl4 को किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पायरीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 44 देखो, ये कह रहा है रेफ्रिजरेंट फ्रियोन कौन सी है? कैल्शियम फ्लोराइड, एक प्रकार का बहुलक, हाइड्रोफ्लोरियल अम्ल, या डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है। तो ध्यान रखना, डाइक्लोरो मीथेन या हाइड्रोफ्लोरियल अम्ल, एक प्रकार का बहुलक या कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन का नाम क्या है? डाइफ्लोरो मीथेन, डाइफ्लोरो मीथेन। ध्यान रखना, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है ये। डाई तो क्लोरर है, डाई ही फ्लोरो, और फिर क्या है? मीथेन। ये कह रहा है कि डाइफ्लोरो मीथेन द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है, ठीक है। कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डाइफ्लोरो मीथेन द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन है रे। कौन सी गैस है? क्लोरीन है। ध्यान रखना, कौन सी गैस है? क्लोरीन। अच्छे सवाल है, देखो पुराने पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना। कौन सी गैस है? जो अभी अपने रेफ्रिजरेंट फ्रियोन पढ़ी, डाइफ्लोरो मीथेन, ये लो फॉर्मूला भी है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ओजोन को नष्ट करने से कौन सी गैस मुक्त होती है भाई? कौन सी गैस होती है रे? क्लोरीन। कौन सी होती है? क्लोरीन। अब ये कह रहे हैं जल की तरल प्रकृति का कारण कौन सा है? जल की तरल प्रकृति का कारण कौन सा है? आयनिक बंध है, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बंध, या कोवलेंट बॉन्ड? तो ध्यान रखना, पानी के अंदर तो वैसे भी कौन सा बंध होता है रे? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। अगला देखो,
एलपीजी के घटक कौन कौन है भाई? एलपीजी के घटक अभी बताया था ब्यूटेन और प्रोपेन है। कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा। फिर देखो 49, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक। सीएनजी का मुख्य घटक कौन कौन है ये नहीं पूछ रहा है, मुख्य घटक पूछ रहा है। तो ध्यान रखना प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन। 49 का क्या हो गया? 1। फिर देखो 50, न चिपकने वाली जो सतह है उसके लिए लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा है? ध्यान रखना टेफ्लॉन। कौन है? टेफ्लॉन। सीधे सीधे नाम याद रखने रे। कौन है? टेफ्लॉन। 51 देखो रे, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? 1,3 ब्यूटाडाइइन या नियोप्रीन या आइसोप्रीन या क्लोरोप्रीन। इसके लिए एक फोटो दिखाता हूं आप लोगों को, देखो। रबड़, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है रे? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ध्यान रखना, ठीक है। फिर नाइलॉन 66 किससे बनता है? तो एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। नाइलॉन 66 किससे बनता है? एडिपिक अम्ल, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। फिर रे टेरिलीन, टेरिलीन किससे बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले कि टेरिलीन बनाने में कौन कौन उपयोग में आता है, ठीक है, याद कर लेना। रेयन किससे बनता है रे? कि सेलुलोज में CH2 गैस कार्बन डाइसल्फाइड प्रोवाइड करते हैं। फिर एक विलियन बनता है, उस विलियन को बिल्कुल पतले महीन छिद्रों से प्रोवाइड करते हैं एक बर्तन के अंदर। उस बर्तन में पहले से कौन मौजूद होता है? डाइल्यूट HCl, तनु HCl। उस HCl के अंदर जाते ही क्या हो जाता है? रेयन बन जाते हैं। भाई हवा नहीं काटा, हवा मशीन घुमान, ठीक है। उसी प्रकार से एक छलनी में से इस विलियन को प्रोवाइड करते हैं, नीचे जाता है, नीचे HCl, ठीक है, HCl पड़ा रहता है और वहां जाती है वो क्या बन जाता है? रेयन। फिर है प्लास्टिक। प्लास्टिक किसके बहुलीकरण से? तो ध्यान रखना एथीन के बहुलीकरण से। प्लास्टिक किसके बहुलीकरण से? एथीन। प्लास्टिक क्या होता है? पॉलीथीन, एथीन। फिर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये किससे? तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। फिर है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, किसके बहुलीकरण से? एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से। ये रहा एक्रिलोनाइट्राइल। फिर है पॉलीस्टाइरीन, किसके बहुलीकरण से? स्टाइरीन के बहुलीकरण से। ये रहा स्टाइरीन। तो ये ग्रुप तो सेम मेरे, क्लोरीन बदला, साइनाइड बदला और क्या बदला? ये बदल गया बेंजीन वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना। सवाल कहां पे थे रे अपन? 50 पहुंच गए थे, ठीक है। हाँ, तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ध्यान रखना, ठीक है। फिर 52वां देखो, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? नियोप्रीन। क्या बनाया जाता है? नियोप्रीन। किसके रे? क्लोरोप्रीन के। ये चीजें याद रख लेना, ये सवाल सबके सब डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। किसके बहुलीकरण से? नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से। जब क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करोगे तो क्या बनेगा? नियोप्रीन। ध्यान रखना, नियोप्रीन किससे बनाया जाता है? तो क्लोरोप्रीन से। किससे बनाया जाता है? क्लोरोप्रीन से, ठीक है। ध्यान रखना। फिर देखो 53, ये देखो रे, ये कह रहा है कि कृत्रिम रबड़ बूना एस के निर्माण में निम्न में से कौन से मिश्रण का बहुलीकरण किया जाता है? ठीक है, ब्यूना एस है रे। ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन, नाम के अंदर ये ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन। ब्यूना एस बनाने के लिए कौन है? ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन, ठीक है। उसके बाद नंबर 54 देखो, 54वां सवाल क्या कहता है? सही युग्मों को सुमेलित करो रे। सही युग्मों को, पीवीसी क्या है?
फिर बेकेलाइट दे रखा है, प्राकृतिक रबड़ दे रखा है और नाइलॉन 66 दे रखा है। ठीक है, देखो अगर अपन बात करें पीवीसी की तो ये ताप सुगट्य प्लास्ट बहुलक है। बेकेलाइट है ताप दृढ़, यानी एक बार बन गया तो बन गया, वापस इसको गला पिघला नहीं सकते, जबकि पीवीसी में हो सकता है। वल्कनीकृत रबड़ क्या है रे, प्रत्यास्थ बहुलक है, जबकि नाइलॉन 66 क्या है, फाइबर या रेसे। तो 1 का 2, 2 का 1, सी का 4। ठीक है, देखो 55 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए, प्राकृतिक रेशम तो पता है, लेकिन कृत्रिम रेशम ध्यान रखना, रेयोन द्वारा, किसके द्वारा, रेयोन द्वारा रेशम, रेयोन द्वारा रेशम, रेयोन द्वारा कौन सा रेशम, कृत्रिम रेशम। कौन सा रेशम, कृत्रिम रेशम। 56वां देखो, यह कह रहा है कि किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है, किस रेशे को, तो ध्यान रखना जूट। कौन सा है, जूट। ठीक है, 57 पॉलीथीन बनता है, अभी बताया था किसके रे, एथिलीन से। किसके, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। किसके बहुलीकरण से, एथिलीन के बहुलीकरण से। उसके बाद देखो पीवीसी किसके बहुलीकरण से, अभी बता, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी किससे बनेगा, विनाइल क्लोराइड। कहां लिखा हुआ है, ये रहा, ये था। ठीक है, 2 2 4 विनाइल क्लोराइड। उसके बाद देखो 59 ये कह रहा है कि विद्युत रोधी परतें बनाने के लिए काम में आने वाला बहुलक कौन सा है। तो अभी अपन ने पढ़ा था रे पीवीसी। कौन है, पीवीसी। विद्युत रोधी परतें बनाने के लिए कौन काम में आता है, पीवीसी। फिर देखो रे 60 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक युग्म है। कौन कौन है, तो ध्यान रखना पॉलीथीन, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या, कि जो एक बार बन गया तो बन गया। अभी अपन ने बेकेलाइट और पीवीसी दोनों पढ़ा था। ये क्या होता है रे, ताप सुगट्य। ये क्या होता है, ताप दृढ़। तो ताप दृढ़ ये दोनों होते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने के लिए, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल अभी बताया था। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल। ठीक है, रटने वाली चीजें रट लेना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 62वां देखो अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते रहे, पृष्ठ तनाव। ध्यान रखना कौन सा तनाव, पृष्ठ तनाव। ठीक है, कौन सा सिद्धांत होता है, पृष्ठ तनाव। शांता नहीं है, प्रत्यास्थता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन शून्य। क्या होता है, घट जाता है। अपमार्जक को जैसे ही पानी में मिलाओगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। पृष्ठ तनाव घटने की वजह से ही वो जो मेल होता है कपड़ों पर उसको आराम से बाहर खींच के लेके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 64 देखो 64 में ये कह रहा है कि एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है क्या दर्शाता है, 6 सहसंयोजी आबंध, 7 सहसंयोजी आबंध, 8 सहसंयोजी आबंध। इसकी संरचना बना लो रहे। एक 2 3 4 5 6 7 कितने रहे, 7। देखो 65वां कहता है अपमार्जक किससे बने होते हैं, अपमार्जक किससे बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते रहे, फैटी एसिड के सोडियम लवण, साबुन है, बेंजोइक एसिड उपयुक्त सभी, सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण अपन ने पढ़ा था ना। सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। क्या होते हैं, अपमार्जक। उसके बाद में देखो
अगला सवाल, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टरफेलिक अम्ल का बहुलक है? कौन है रे? अभी पढ़ा था, डेक्रोन। कौन है? डेक्रोन। उस फोटो के अंदर देखा था, कौन है? डेक्रोन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टरफेलिक अम्ल का बहुलक है? कौन है? डेक्रोन है। कौन है? डेक्रोन। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 66, 66वां सवाल क्या कह रहा है कि कार्बन में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, बता चुका हूं, किस में रे? पी उपकोष में। ठीक है, फिर कह रहा है हीरे में कार्बन का संकरण sp3, बाकी दोनों में sp2। हीरे में कितना होता है? sp3। ग्रेफाइट और फुलरीन में कितना? sp2। फिर ये कह रहा है ग्रेफाइट तथा फुलरीन में कार्बन का संकरण sp2, कितना? sp2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? हीरे में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम का हो चाहे 1.54 पिकोमीटर का हो, दोनों बात सेम है, 69 का डी। ठीक है, उसके बाद देखो रे 70, हीरा चमकदार क्यों होता है? बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। 71 के देखो, ग्रेफाइट में दो परतों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम या 340 पिकोमीटर, दोनों सही है भाई, अलग अलग होती है, मतलब पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, 72 देखो, ग्रेफाइट की षटकोणीय वलय के अंदर कार्बन कार्बन बंध लंबाई होती है 1.415 एंगस्ट्रॉम या 141.5 एंगस्ट्रॉम, दोनों सही है। ठीक है, फुलरीन में C60 में, फुलरीन क्या कह रहा है? फुलरीन C60 में फलक कितने होते हैं? तो टोटल 32 फलक होते हैं। कितने फलक? 32। षटकोणी कितने होते हैं? 20। और बाकी पंचकोणी कितने होते हैं? 12। षटकोणी कितने रे? 20। कितने? 20। बेंजीन क्या है? एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है? तो ध्यान रखना, बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक बिना धुएं के जलते हैं, काला धुआं देते हैं या नीली ज्वाला देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एरोमेटिक होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कैसे धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ कार्बन और उसके यौगिक दोनों क्लासें कंप्लीट होती है। आपके केमिस्ट्री का जो पोर्शन था 5-6 टॉपिक वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ी स्पीड रखी आज अपन ने, ताकि क्या है कि क्वेश्चन ज्यादा थे थोड़ा, और वैसे भी अपन काफी कुछ समझ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, तो सिर्फ सवाल ही बनते हैं अपने तो। ठीक है, बाकी जहां समझाना होता है वह समझा भी देता हूं। तो इसी के साथ केमिस्ट्री होती है कंप्लीट। अब बायोलॉजी और फिजिक्स के टॉपिक है वो अपन रेगुलर रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने नहीं करा है कर लें, रुपया नहीं लगे, फ्री में है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और जितना हो सके शेयर कर दो। एक बार है ना वीडियो आती, कम से कम अपना जो ग्रुप है रीट वाला, उसके 10-15 लोगों को भेज दो। ठीक है, और उनको मैसेज करो आगे 15 लोगों को, उनसे करो आगे, एक चेन बन जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।